जाते हैं, जिसमें 30,000 क्षारक युग्म क्या होती है, सक्रिय होती है, मतलब एक्टिव होती है। एक बार इसी को नीट में पूछा गया था, ह्यूमन जीनोम में या फिर मानव बॉडी में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, कितने क्षार युग्म पाए जाते हैं। तो ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन से अधिक डीएनए क्षारक युग्म पाए जाते हैं, जिनमें से 30,000 क्या होती है, सक्रिय होती है। क्लियर। जीन की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करना, जीन की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीनोम एनालिसिस या फिर जीनोमिक्स। जीन की संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीनोमिक्स कहलाएगा। ये नया चैप्टर है, ठीक है जी। ये हो गया आप लोगों का जीनोम। जीनोम समझ में आ गया। किसी जीव में पाए जाने वाले जीनों की कुल संख्या को क्या बोल सकते हैं हम लोग, जीनोम बोल सकते हैं। जीनोम में मुख्य रूप से डीएनए होते हैं, प्लांट वायरस में आरएनए हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए तो मुख्य रूप से आते ही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले डीएनए भी आ सकते हैं। हमारे जीनोम में इतनी संख्या में कहना चाहिए डीएनए क्षारक युग्म में पाए जाते हैं, जिनमें से इतने क्या होती है, सक्रिय होती है। जीन की कार्यों तथा संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीनोमिक्स कहलाता है। क्लियर। अब इसका देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इस मतलब ह्यूमन जीनोम के बारे में एक प्रोजेक्ट चलाया गया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीन और डीएनए। वैसे भी कहना चाहिए अभी तक डीएनए और जीन के बारे में नए नए आंकड़ा अभी तक आ ही रहे हैं, ठीक है। मतलब 1950 के बाद ही सभी जानकारियां आ रही है। 1953 में तो इसका मॉडल ही दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद जीन की खोज तो कहना चाहिए 1909 में हुआ है। 1909 में हुआ है, जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने। 1888 में कहना चाहिए गुणसूत्र का खोज हुआ था। क्लियर। तो कहना चाहिए जीन की कार्यों तथा संरचना का अध्ययन करना जीनोमिक्स कहलाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है। ये भारत या किसी एक देश का कहने चाहिए काम नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया और इसको अमेरिका में चलाया गया। 1990 में शुरू किया गया और 2000 में क्या कर दिया गया, 10 साल में इसको 10-11 साल में समाप्त कर दिया गया। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत मानव में जीनोम कैसी होती है, डीएनए कैसी होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अध्ययन करना था। यही क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, जिसे 1990 में शुरू किया गया था और 2000 में समाप्त हो गया। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कहना है कि कुछ उद्देश्य हो सकता है, कुछ एप्लीकेशन हो सकता है। हमारे बुक में उद्देश्य को अलग लिखा गया, एप्लीकेशन को अलग लिखा गया, जबकि दोनों का शाब्दिक अर्थ लगभग एक ही है। मतलब जीनोम का हमारे शरीर में क्या महत्व है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हमारे शरीर में क्या उपयोगी है, इसके बारे में 3-4 शब्द जानते हैं, ठीक है। यदि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर लिए, मतलब जीनोम क्या है, इसमें डीएनए आते हैं, इसमें आरएनए आते हैं, इसमें इनकी संख्या इतनी होती, ये सब जान लिए तो ऑटोमेटिक इनका उद्देश्य या फिर एप्लीकेशन के बारे में हम लोग 2-4 शब्द लिख सकते हैं। पहला, जीनोम के माध्यम से हमारी आनुवांशिकी का पता चलता है। जीनोम की सहायता से हमारे आनुवांशिकी का पता चलता है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर। जीनोम की सहायता से हमारे शरीर में क्या क्या जेनेटिक डिसीज होते हैं, क्या क्या कहना चाहिए जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनकी पहचान की जा सकती है। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत अधिक संख्या में जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक डिसीज अध्ययन किए थे, जैसे कि ऑटोसोम सब क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तन, जिसके अंतर्गत कहना चाहिए डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तन के कारण सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर फीमेल, सुपर मेल। आगे चलकर सिकलिंग, थैलेसीमिया, म्यूटेशन के अंतर्गत कहना चाहिए कई रोगों का अध्ययन किए थे, ब्लड कैंसर, ठीक है।
तो जीनोम की सहायता से हमारे शरीर में क्या क्या जेनेटिक ऑर्डर है या जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर क्या क्या जेनेटिक रोग है, इन सब की पहचान की जा सकती है और इनका उपचार भी किया जा सकता है। क्योंकि पहचान हो गया तो उसका इलाज भी संभव हो सकता है। मतलब जेनेटिक डिसीज का भी हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। क्लोनिंग कर सकते हैं, डीएनए का क्लोनिंग कर सकते हैं, जीन का क्लोनिंग कर सकते हैं, जीन थेरेपी कर सकते हैं। मतलब टोटल जीन संबंधी हम लोग कार्य कर सकते हैं। क्लियर? स्टेप ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 3 स्टेप होते हैं, केवल नाम को याद रख लेंगे। पहला होता है मैपिंग, दूसरा होता है क्लोनिंग और तीसरा होता है सीक्वेंसिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 3 स्टेप दी गई है पुस्तक में। पहला है मैपिंग और दूसरा है क्लोनिंग और तीसरा है सीक्वेंसिंग। क्लियर? ये हो गया आप लोगों का ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब हमारे शरीर में जो जीन है उनकी पूरी कार्यों का अध्ययन करना, पूरी संरचना को अध्ययन करना जीनोमिक्स है। क्लियर? उसके बाद आगे है राइस जीनोम प्रोजेक्ट। आगे है राइस जीनोम प्रोजेक्ट। ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और ये क्या है, राइस जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर? राइस जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। राइस मतलब चावल। चावल एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। चावल क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य फसल है और लगभग पूरे विश्व की आधी आबादी भोजन के रूप में चावल को ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इसकी अनेक प्रजातियां हैं। ये संभवतः पहली पादप है जिनकी कई हजार प्रजाति पाई जाती है। मतलब आम से भी ज्यादा प्रजाति किसकी होती है, चावल की होती है, धान की होती है। हमारे रायपुर यूनिवर्सिटी में ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ही मैं एक बार पढ़ा था कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही 40,000 चावल या धान की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है? मतलब चावल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इनका भी एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको कहा गया राइस जीनोम प्रोजेक्ट। और इसको कहना चाहिए लगभग 1998 में चलाया गया और इसमें पूरे विश्व के 10 देश सम्मिलित थे। और उस 10 देश में कहना चाहिए एक देश क्या था, हमारा भारत देश भी था। ठीक है जी? इसके बाद कहना चाहिए इनका उद्देश्य, इस राइस जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। जैसे कि मानव को क्या उद्देश्य था, मानव में वही उद्देश्य था, हमारे अनुवांशिकी का अध्ययन करना, जो जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक रोग है उनकी पहचान करना, उनको दूर करना, ठीक है, क्लोनिंग करना, ये सब था। तो इनका भी कहने चाहिए कई उद्देश्य है, लेकिन कई उद्देश्यों को मैं एक निष्कर्ष करके बता रहा हूं क्या इनका क्या उद्देश्य है। इनका सबसे मूल उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन करना। मतलब वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे उन्नत प्रजाति या नई प्रजातियों का निर्माण करना है, ऐसे उन्नत या नई प्रजातियों का निर्माण करना है जो क्या होना चाहिए, रोग प्रतिरोधी, कीट प्रतिरोधी और उत्पादन की क्षमता अधिक होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे गांव तरफ भी पहले, आज से 20 साल पहले कोई चावल की नई प्रजाति आया, धान की कोई नई प्रजाति आया, बताया कि 1 एकड़ में 15 बोरे धान का उत्पादन करता है, तो सब किसान उसी धान की प्रजाति को बोने लग गए। अगला 10 साल में फिर नया प्रजाति आया, ये बताया गया कि 1 एकड़ में 25 बोरे या 25 क्विंटल धान की उत्पादन होता है, तो सभी किसान उसी प्रजाति को अपनाने लग गए। उसके बाद फिर लाया गया नया प्रजाति, ये बताया गया कि इनकी सहायता से 1 एकड़ में 30 क्विंटल से अधिक धान का उत्पादन किया जा सकता है और इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी है। पानी की कमी होगा तो भी इनकी मृत्यु नहीं होगा, ये कीट प्रतिरोधी भी होती है। ठीक है?
तो कहना चाहिए राइस जीनोम प्रोजेक्ट का मेन अर्थ यह है कि धान की या चावल की ऐसे उन्नतशील और नई प्रजातियों का निर्माण करना है जो रोग प्रतिरोधी भी होना चाहिए, कीट प्रतिरोधी भी होना चाहिए, पानी की समस्या से जूझने की क्षमता भी होना चाहिए और अधिक से अधिक उत्पादन करने की क्षमता होना चाहिए। क्लियर? इसकी सहायता से ट्रांसजेनिक जीवों का भी उत्पादन किया जाता है, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और राइस जीनोम प्रोजेक्ट, दोनों में ट्रांसजेनिक जीवों का भी उत्पादन किया जाता है, जिसको कहा जाता है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों का भी उत्पादन किया जाता है, जिसको ट्रांसजेनिक जीव कहा जाता है। यदि जंतु को उत्पादन किया जाएगा तो ट्रांसजेनिक एनिमल, यदि पौधा है तो ट्रांसजेनिक प्लांट, यदि खाद्य फसल है तो ट्रांसजेनिक क्रॉप, यदि फूड है तो ट्रांसजेनिक फूड। मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और राइस जीनोम प्रोजेक्ट की सहायता से ट्रांसजेनिक जंतु और ट्रांसजेनिक प्लांट का भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ये ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, जीएमओ क्या है, इसको हम लोग चौथे यूनिट में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्लियर? उसके बाद लास्ट में है ये कहना चाहिए जो राइस जीनोम प्रोजेक्ट है उनका रिजल्ट क्या आया। ये कहना चाहिए जब प्रोजेक्ट चलाया गया तो उसका रिजल्ट क्या आया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3-4 रिजल्ट बताया गया है। पहला रिजल्ट बताया गया है जो चावल का जीनोम होता है वो आकार में छोटी होती है, मतलब इसमें बेस पेयर क्षार युग्म की संख्या क्या होती है, इसमें कम होती है। राइस जीनोम में लगभग 389 मिलियन, बिलियन नहीं मिलियन, 389 मिलियन क्षार युग्म पाए जाते हैं, जबकि ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन क्षार युग्म पाए जाते हैं और राइस में 389 मिलियन क्षार युग्म पाए जाते हैं। मतलब ये अन्य पौधों की अपेक्षा क्या होती है, ये आकार इनकी छोटी होती है। इनकी मुख्य रूप से कहना चाहिए 5 प्रजाति बताए गए हैं। एक है इंडिका, बोरो, बासमती, इंडिका, बोरो, बासमती और जापानिका ट्रॉपिकल और जापानिका टेम्परेट। मुख्य रूप से 5 प्रजाति बताए गए हैं, इंडिका, बोरो, बासमती, जापानिका ट्रॉपिकल और जापानिका टेम्परेट। क्लियर? इस राइस जीनोम में कहना चाहिए ट्रांसपोजोन की मात्रा अधिक होती है। राइस जीनोम में ट्रांसपोजोन तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, लगभग 35% है। ट्रांसपोजोन्स मतलब ट्रांसफर करना, जैसे कि जीन है, जीन में जो गुणसूत्र होती है, गुणसूत्र में जो जीन होती है उसको इधर उधर क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। जंपिंग जीन से बना हुआ है, आप लोग सुने होंगे जंपिंग जीन। जंपिंग जीन ऐसा जीन होता है जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में क्या कर लेता है, जंप कर लेता है। इसको जंपिंग जीन या मोबाइल जीन भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से कहना चाहिए ट्रांसपोजोन्स तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, लगभग 35%। मतलब यहाँ पर जो ट्रांसपोजेबल जो तत्व होते हैं वे जीनों को कहना चाहिए सेल ऑर्गन से गुणसूत्र में स्थानांतरित करते रहते हैं। जो ट्रांसपोजेबल तत्व रहेंगे वो जीनों का ट्रांसफर कहां से कहां करेंगे, जो ट्रांसपोजेबल तत्व रहेंगे वो जीनों को सेल ऑर्गन से गुणसूत्र में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। मतलब ट्रांसपोजोन्स की मात्रा या प्रतिशत कितनी है, 35% है, जबकि अन्य में क्या होती है, कम होती है। क्लियर? ये हो गया आप लोगों का राइस जीनोम प्रोजेक्ट, और पहले पढ़े थे हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्लियर? उसके बाद इस चैप्टर में लास्ट में है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। लास्ट में है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर? इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। क्लियर?
डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये भी नया चैप्टर है, ठीक है। लेकिन पुराने सिलेबस में जब नई सिलेबस नहीं आया था तो ऑब्जेक्टिव में एक बार आया था, नेट वगैरह में तो आता ही है। ये आया था फादर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है। तो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट है एलेक जेफरी, ये इसके कहना चाहिए जनक है, ठीक है। उस समय पुरानी सिलेबस में उत्तर नहीं था। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसका मैं 2 लाइन का परिभाषा बता रहा हूं, उसको आप लोग याद रख लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट प्रकार का होता है। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट प्रकार का होता है और उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का क्रम भी निश्चित होता है। जैसे कि मान लो कहना चाहिए यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं, यहाँ पर मान लो 10 स्टूडेंट हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक स्टूडेंट का डीएनए क्या रहेगा, विशिष्ट प्रकार का रहेगा। और उस डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का क्रम भी क्या होता है, निश्चित होता है। क्योंकि डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का निर्माण करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट प्रकार का होता है और उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या भी या क्रम भी क्या होता है, निश्चित। प्रत्येक व्यक्ति में डीएनए विशिष्ट प्रकार का होता है और उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का क्रम भी क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। अतः वह तकनीक जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर, अतः वह टेक्निक जिसमें डीएनए के विशिष्टता के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। अतः वह टेक्निक जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट प्रकार का रहेगा। वह टेक्निक जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। इतने को याद रख लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए विशिष्ट प्रकार का होता है, उसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड का क्रम भी क्या होता है, निश्चित होता है। अतः वह टेक्निक जिसमें डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। क्लियर। और इसके जनक कौन है, एलेक जेफरीज। क्लियर। इससे संबंधित भारत में 2 वैज्ञानिक है और एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से संबंधित एक प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है CCMB, सेल्यूलर फॉर सेंटर एंड मोलकुलर बायोलॉजी, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलकुलर बायोलॉजी। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मोलकुलर ही है, वंशागतिकी का आणविक आधार ही पढ़ रहे हैं। तो कहना चाहिए भारत के कहना चाहिए हैदराबाद में, भारत के कहना चाहिए हैदराबाद, जो कहना चाहिए तेलंगाना का क्या है, ये राजधानी है और प्रसिद्ध शहर भी है। तो हैदराबाद में ही कहना चाहिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मुख्य संस्थान है, CCMB। यहाँ पर 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, एक का नाम है लाल जी और एक का नाम है VK कश्यप। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से संबंधित 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, एक है लाल जी और एक है VK कश्यप। और पूरे विश्व में इसके जनक है एलेक जेफरी। ठीक है, यह हो गया आप लोगों का डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्लियर। इसका कहना चाहिए कि आप लोग को मैं मेथड बता रहा हूं, इनका कहना चाहिए एक मेथड बता रहा हूं, मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैसे किया जाता है। क्लियर। तो कैसे किया जाता है उससे पहले मैं इसका 2 उपयोग बता रहा हूं, उस उपयोग को उदाहरण से बता रहा हूं, फिर इसको देखेंगे।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहना चाहिए आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी सहायता से अपराधियों को, जो कहना चाहिए जो क्रिमिनल व्यक्ति होते हैं, इन सब को कहना चाहिए वैज्ञानिक विधि से पहचान किया जाता है। किस विधि से पहचान किया जाता है? वैज्ञानिक विधि से पहचान किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई अपराधी है, कोई रेपिस्ट है, बच निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में कोई प्रमाण नहीं होता है, उनके भी जो वकील होते हैं वो ऐसे तर्क देते हैं कि प्रमाण सिद्ध नहीं हो पाता है, मतलब बच निकलते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से अपराधियों को वैज्ञानिक तरह से पहचान की जाती है, मतलब प्रमाण सहित पहचान की जाती है, ताकि अपराधियों को क्या मिल सके? सजा मिल सके। ठीक है, ये अपराध विज्ञान, इसको किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? अपराध विज्ञान, फोरेंसिक साइंस। बीएससी के बाद एक फोरेंसिक साइंस में एमएससी भी होता है। बीएससी बायोलॉजी के बाद फोरेंसिक साइंस अपराध विज्ञान में एमएससी भी होता है, तो उसमें विशेष रूप से इसी का अध्ययन किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। क्लियर? तो इसका मेन अर्थ यह होता है अपराधियों को वैज्ञानिक विधि से पहचान करना। क्लियर? तो एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो कहना चाहिए, इसको हम लोग कई जगह फिल्म वगैरह में भी देखते हैं। मान लो कोई स्थल है, वहां पर किसी व्यक्ति का क्या हो जाता है, मान लो हत्या कर दी जाती है, ठीक है, और जो कहना चाहिए जो हत्यारा होता है वो अपना वहां पर कुछ सबूत छोड़कर चला जाता है जल्दबाजी में। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ, हत्या हुआ, तो वहां पर या तो चाकू को उपयोग किया गया, या फिर हथियार को उपयोग किया गया, या फिर बंदूक पिस्तौल को उपयोग किया गया, या फिर डंडे को उपयोग किया गया, कुछ भी वस्तु का उपयोग किया गया, रस्सी का उपयोग किया गया, मान लो कुछ भी वस्तु का उपयोग किया गया, तो वह व्यक्ति अपना वहां पर कहना चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंट छोड़कर आ जाता है। क्योंकि कहना चाहिए मान लो कुछ नहीं मिला तो व्यक्ति का कहना चाहिए कुछ न कुछ वहां पर सबूत छोड़ आएगा जिसमें उसका डीएनए का फिंगरप्रिंट रहेगा। मान लो कोई हथियार था, ठीक है, उस हथियार को कहना चाहिए वो पकड़ा था, तो कहना चाहिए इस डीएनए फिंगरप्रिंट का कहना चाहिए उस हथियार में क्या छप जाती है? प्रिंट छप जाती है। ठीक है, उसके बाद कहना चाहिए मान लो पुलिस गया, अब पुलिस जाने के बाद अपराधियों की खोज करता है, ठीक है, तो जो पुलिस होता है मान लो वो पहले पूछता है कि उनके परिवार वाले से पूछेंगे कि हत्या कौन कर सकते हैं, तो अनुमानतः किसी को बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे। तो पुलिस कहना चाहिए अपने तरीका से उस आसपास में जितने भी बदमाश होते हैं, जिनका कहना चाहिए रिकॉर्ड ठीक नहीं होता है, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका